जय हिंद साथियों, मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी का परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाला है और आप इसकी तैयारी भी कर रहे हैं बड़े अच्छे से। टीआरई 3 और 4 के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें जो 22 नंबर का जो पूछता है हिंदी, वह बड़ा परेशान करता है। अगर आप ऐसे प्रश्नों को हल करके नहीं जाएंगे तो आपको बता दें अधिकांशतः लोग इसमें फेल होते हैं। अभी आपने देखा होगा टीआरई 2 में हिंदी में बच्चे इतने फेल हो गए थे, जनरल पेपर में, लैंग्वेज के पेपर में, भाषा के पेपर में, कि सरकार को एकाएक लैंग्वेज पेपर के मार्क्स को हटाना पड़ा, जिसके कारण बहुत लोगों को समस्या हुआ। हिंदी में ही वो फेल हो रहे थे। 30 नंबर में वो 9 नंबर नहीं पा रहे थे, जिसके कारण बिहार सरकार को भाषा की पात्रता को हटाना पड़ा, निकालना पड़ा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। आपको इसमें पास होना बड़ा जरूरी है। 9 नंबर 30 में आपको पाना है, ये जान लीजिएगा। उसी का हम अभ्यास करा रहे हैं। आप लोग देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए करते हैं। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, बताइए। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है दोस्तों। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद बताना है तो ध्यान दीजिए क्या होगा। सर्वधन ऊपरी, सर्वधन परि, सर्वेधन परि, सधन ऊपरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई संधि करिए तो संधि के पहले और संधि के ठीक बाद दोनों शब्द क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, और दोनों के कोई न कोई क्या निकले, कोई न कोई अर्थ निकले, कोई न कोई अर्थ निकले, या एक उपसर्ग हो, एक उपसर्ग हो, या प्रत्यय हो, या क्या हो, प्रत्यय हो। यह चीज होना बड़ा जरूरी होता है। तो देखिए, सधनुपरि, स का मतलब क्या होता है, स का मतलब होता है सहित, है ना। ऊपरी, ऊपरी सहित, ये अलग है। सर्वे, सर्वे मतलब तो ठीक है, सर्वे, है ना, लेकिन यहां वे हो गया। परि, परि मतलब क्या होता है, परि मतलब चारों ओर होता है, चारों ओर। परि मतलब क्या होता है, चारों ओर होता है, तो यह भी आपका नहीं होगा। लेकिन एक है सर्व, सर्व मतलब सबसे, सर्व का क्या मतलब है, सबसे। ऊपरी मतलब ऊपर, ऊपरी मतलब सबसे ऊपर जो है, सर्वोपरि, यही इस वाक्य, इस शब्द का सही अर्थ दे रहा है। इसलिए विकल्प आपका क्या सही होगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह की पहचान करें। आपको सही दिखाई दे रहा है अल्प विराम, ठीक है। निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह की पहचान करें, ठीक है। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये यहां कुछ नहीं है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अल्प विराम चिन्ह को बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा, अल्प विराम। आपसे प्रश्न पूछ दे, हिंदी शब्दकोश में हिंदी में सर्वाधिक, सर्वाधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, या उद्धरण, उद्धरण। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका अर्ध विराम है। ये क्या है आपका, अर्ध विराम है। ये क्या है आपका, उद्धरण चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है। और ये क्या है आपका, अल्प विराम है, अल्प विराम है, ठीक है ना, ये अल्प विराम है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में सर्वाधिक किसी विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, वह अल्प विराम का होता है। एक पूर्ण विराम में कई अल्प विराम आते हैं, आ सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, यहां प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यहां प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। यह किस प्रकार का वाक्य है, यहां प्रदर्शित वस्तुओं को, यानी जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उनको छूना मना है। किस प्रकार का वाक्य है, ए संकेतवाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, संकेत तो है कि यहां, लेकिन क्या कह रहा है कि
प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। न या ना आ गया यानी निषेध की बात कर रहा है, मना है या मत, है ना, मत आ जाए, मना आ जाए, ये सब क्या है, निषेधवाचक हैं, निषेधवाचक हैं, ध्यान रखिएगा, निषेधवाचक हैं, ये सब क्या है, निषेधवाचक हैं, ध्यान दीजिएगा, निषेधवाचक हैं। ठीक, चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, बी। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, यानी दूसरा उत्तर इसका सही है। अगला, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, चलिए बताइए, कमेंट करिए, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ए सामिति, समिति, समिति, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बताइए भाई, इसका कमेंट करिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कमेंट करिए। हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या है, समिति, तीसरा सही है, तीसरा सही है। अगला, अगला देखिए दोस्तों, चौथा, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, क्या है, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह मेरी पुस्तक है, इसमें आपको बताना है कौन सा कारक है, कौन सा कारक है दोस्तों, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, यह मेरी पुस्तक है, एक मिनट, ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या है, ये संबंध बता रहा है कि यह पुस्तक किसकी है, मेरी है, ये संकेत भी है, संकेत भी है ना, यह संकेत भी है, लेकिन मेरी क्या है, संबंध बता रहा है, मेरा मेरी, है ना, संबंधवाचक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा है, आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए समीक्षा, टिप्पणी, सोचना, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची नहीं है, आलोचना का पर्यायवाची नहीं है, बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, समीक्षा तो होता है, किसी बात की समीक्षा करना, टिप्पणी करना, लेकिन सोचना नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, सोचना, सोचना पर्यायवाची नहीं नहीं। अगला बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ क्या है, न डरना, खुश हो जाना, पाबंदी लगाना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थ क्या है, अंकुश न मानना, अंकुश न मानना का सही अर्थ क्या है, कमेंट करिए। तो ध्यान रखिएगा, अंकुश न मानना का मतलब क्या है भाई, पूछा कि न मानना, न नकारात्मक है, प्रश्न नकारात्मक है, उत्तर भी क्या होगा, नकारात्मक होगा। अंकुश न मानना, भाई आप किसी के अंकुश में नहीं है, तो न डरना, क्या हो जाएगा, न डरना। ठीक, चलिए आगे, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ए संस्मरण, बी वांग्मय, सी व्याख्या, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, और अगला है उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा भाई, सही उत्तर बताइए, इसमें सही उत्तर बताइए, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, बड़ा अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए कि स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। ध्यान दीजिएगा, संस्मरण, वांग्मय, व्याख्या में स्त्रीलिंग बताना है आपको। व्याख्या की जाती है, व्याख्या की जाती है दोस्तों, इसमें सही उत्तर क्या होगा, व्याख्या की जाती है, तो इसमें आपका स्त्रीलिंग शब्द क्या है, व्याख्या। ठीक, हमारे संस्मरण में है। ठीक है, अगला, चलिए अगला, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, उसमें कौन सी क्रिया होती है। आप जानते हैं क्रिया दो होती है, एक अकर्मक, एक अकर्मक और दूसरा सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक। कह रहा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़े, तो सकर्मक, स मतलब क्या है, सहित, कर्म के साथ जो हो,
कर्म के साथ जो हो उसी को क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। और यहां क्या कह रहा है कि कर्ता पर न पड़े, किस पे पड़े, कर्म पर पड़े, कर्म के साथ आए, वह क्रिया क्या होगी, सकर्मक हो जाएगी। वह क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सकर्मक होगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यानी मुहावरा जो दिया उसका सही अर्थ इन चारों में कौन है। मुहावरा क्या है, अंत बिगाड़ना। अंत बिगाड़ने का सही अर्थ क्या है, ए निंदा करना, बी कुछ भी ध्यान न देना, सी परिणाम खराब करना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अंत बिगाड़ना का सही अर्थ क्या होगा, कमेंट करिए। निंदा करना होगा, कुछ भी ध्यान न देना, परिणाम खराब करना। बताइए भाई। तो ध्यान रखिए, अंत बिगाड़ना का मतलब है, कहते हैं भैया परिणाम ही बिगाड़ लिए, सब कुछ तो अच्छा था, लास्ट में इन्होंने जाके क्या किया, खराब कर दिया, जिससे इसका पूरा परिणाम ही क्या हो गया, बिगड़ गया। परिणाम खराब करना, यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे। तालव्य, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन हो, तालव्य भी हो तो तालव्य में क्या होते हैं भाई, च, छ, ज, झ, तीय, ये तालव्य है। फिर कारक हो महाप्राण हो, महाप्राण हो तो महाप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं आपके भाई बताइए। इसमें ट, ठ, ज, छ, ज होगा कि नहीं। पहली चीज तो ये यही क्लियर हो गया। कहां क्लियर हो गया, कहां क्लियर हो गया कि ये तालव्य तो ठ तो होना नहीं है। ठीक है, ये नहीं होंगे चूंकि इसमें से वर्ण दिया हुआ है तो कोई न कोई। छ क्यों नहीं होगा, छ ध्यान रखिएगा, ये दोनों च छ जो हैं ये अल्प प्राण है। सॉरी, ये छ जो है क्या है, इसमें अल्प प्राण है, अल्प प्राण है, इसलिए यह नहीं होगा। झ इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, झ होगा। ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर इसका झ होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं वीडियो बनाया हूं अल्प प्राण महाप्राण पे, जाके देख लीजिएगा। और मैंने आपको बता दें कि मैं 100 क्वेश्चन का मैराथन क्लास लिया हूं, यूपीपी के नाम से है। हिंदी देखिए सभी एग्जाम के लिए सेम होता है, जाके उसको वर्णमाला इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, बेहतर तरीके से उसमें कराया गया है। अगला है अलंकार के संदर्भ में, अलंकार दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। बिल्कुल, जहां शब्दों की पुनरुक्ति हो और थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। ठीक, एक हो गया, उसे रोको मत, कामा यहां लगे। फिर अगला वाक्य कहता है उसे रोको, उसे रोको, कामा यहां लग गया, मत जाने दो, मत जाने दो। तो ये क्या है, वाक्य सेम है, कामा लगा देने से उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा अर्थ बदल गया। तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति हो। देखिए सेम चीजें आ रही हैं, इसलिए लाटानुप्रास है। तो यह विकल्प तो आपका सही हो गया। श्रेष्ठ पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार होता है। बिल्कुल, श्रेष्ठ पद मतलब एक ही शब्द में उसके कई अर्थ निकले, एक ही शब्द में कई अर्थ निकले तो क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। दोनों सही हो गया। जब दो सही हो गया तो ध्यान रखिए तब उत्तर आपका क्या होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। अब बात करते हैं भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। भिन्नार्थ मतलब दो शब्द आए, जहां पे दो शब्द आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, दोनों के अर्थ अलग अलग हों, अर्थ अलग अलग हों, वहां पे क्या होगा, अलग अलग हों, वहां पे क्या होगा भाई, वहां पे यमक अलंकार होगा, वहां पे यमक अलंकार होगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इसमें आपका उत्तर आपने देख लिया। अगला, इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ए गंवाना, बी प्राप्त, सी लब्ध, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्या नहीं भाई, इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं। हासिल मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज है ना प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं, लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित है ना। लब्ध मतलब क्या है, कोई चीज इनको हासिल हुआ है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इस क्षेत्र के वो लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो यह भी होगा, यह भी होगा। नहीं पूछा है तो गंवाना, आप कोई चीज पा रहे हैं और गंवा रहे हैं तो गंवाना विलोम शब्द हो जाएगा। गंवाना क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है। मैं साहित्य का इतिहास करा चुका हूं, 2 वीडियो में संपूर्ण मैंने साहित्य कराया है, सबकी पंक्तियां मैंने करा दिया है, उसमें सबकी पंक्तियां भी मैंने करा दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। जाके उन्हीं को क्या करिए आप अच्छे से देख जाइए, साहित्य के 2 घंटे के वीडियो हैं, कंप्लीट वीडियो है, उससे बाहर कभी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बहुत परेशान ना होइएगा, देख लीजिए है ना। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है, कमेंट करिए भाई। तो यह पंक्ति किसकी है, महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की है, ये ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा की है। अगला क्वेश्चन, स्पर्श जन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। ए संक्रमित, बी संक्रमणीय, सी संक्रामक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। स्पर्श जन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, यही बताना है। संक्रमित, संक्रमणीय, संक्रामक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सही उत्तर बताइए भाई इसका। स्पर्श जन्य बीमारी, स्पर्श जन्य छूने मात्र से जो होता है वो क्या होता है, कौन सी बीमारी। देखिए संक्रमित, संक्रमित का मतलब क्या होता है, संक्रमित, संक्रमित का मतलब होता है जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को संक्रमण हुआ हो उसे क्या कहते हैं, संक्रमित। और संक्रमित से ही, संक्रमण से ही क्या बन गया, संक्रमणीय बन गया है ना, प्रत्यय लगा के, अनीय प्रत्यय लगा के संक्रमणीय बन गया। इसमें क्या होगा, स्पर्श जन्य बीमारी के लिए सही उत्तर क्या होगा, संक्रामक होगा। कहते हैं बड़ा संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है, ये आपका होगा। ठीक, आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ए बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत फंसाने वाला ये प्रश्न है। ए पंख, बी पत्थर, सी प्रकट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताइए क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए पक्ष का, पक्ष का, पक्षी पक्ष का क्या होता है, पक्ष का आपका पक्ष है ना, पक्ष मतलब क्या होता है भाई भैया, पक्ष मतलब क्या होता है, पत्थर का क्या होता है और प्रकट का क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई शब्द आए उसका देखिए तत्सम पूछे तो उसका तद्भव देखिए बन रहा है, तो प्रकट का तद्भव बन रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पत्थर है तो ये पाषाण का तद्भव है, पाषाण यहाँ तत्सम है, इसका क्या है, तद्भव है, वो पक्ष है, पक्ष है। छ का परिवर्तन हमेशा ख में होता है। मैं तद्भव तत्सम पहचानना बताया हूं, जाके वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रकट। प्रकट इसमें क्या है, तत्सम है, प्रकट इसमें क्या है, तत्सम है। आगे निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य बताइए। मिश्र वाक्य कौन सा है भाई, यह भी मैं वाक्य भी पढ़ा चुका हूं, वाक्य भेद भी पढ़ा चुका हूं। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य है ना, और सरल वाक्य। ठीक, मुकेश मेरे पापा मेरे पास आते ही मैं कर्नाटक चला, मेरे पास, मुकेश मेरे पास आते ही मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। जब मुकेश मेरे पास नहीं आएगा तब मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए, फटाफट इसका उत्तर बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी इसका उत्तर बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, जिस वाक्य में यदि, तो, यद्यपि, यद्यपि है ना, तथापि, ये सब शब्द मिले, ये ट्रिक है, मैं बताया हूं, पढ़ाया हूं, जाके देख लीजिएगा। वह वाक्य क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है उत्तर सही होगा, आंसर सही होगा, सही होगा। अगला, मीरा किसकी कवयित्री है, आदि काव्य की, आदि काव्य की, भक्ति काव्य की, आधुनिक काव्य की, या उपयुक्त में से
एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? मीरा भक्तिकालीन कवियों में से श्रेष्ठ कवि हैं। ये श्री कृष्ण धारा को, कृष्ण भगवान को पूजती हैं, कृष्ण को अपने प्रियतम पति के रूप में इन्होंने माना है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? भक्ति काव्य होगा, भक्ति काव्य होगा। ये ध्यान रखिएगा। अगला, नीति, नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। क्या होगा? नीति निपुण, नीतिज्ञ, नीति दक्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा? नीति ज्ञान रखने वाला, नीति ज्ञान रखने वाला क्या होगा? नीति ज्ञान रखने वाला क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। तो इसका होगा नीतिज्ञ। इसका सही उत्तर क्या होगा? नीतिज्ञ। देखिए, ध्यान रखिए, ज्ञान रखने वाला, उसमें ज्ञान आया है। अब देखिए, इससे मिलता जुलता किसमें है? तो नीतिज्ञ में है, नीतिज्ञ। ठीक, ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ। चलिए आगे। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य बताइए। वाच्य 3 होते हैं, कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य मतलब उसमें कर्ता प्रधान होता है, जिसमें कर्ता प्रधान हो, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा, और भाववाच्य में भाव प्रधान होगा, भाव प्रधान होगा। ठीक है, इसमें मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे काम नहीं किया जाता है ना, इसमें भावना से रिलेटेड होगा। ध्यान रखिएगा, वाक्य क्या है कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? लगा लीजिए और देख लीजिए, क्या पढ़ी जाती है भाई? कहेगा किताब। जब उत्तर आपका कर्म निकल गया तो वह वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा पढ़ी जाती है? तो राजन के द्वारा पढ़ी जाती है। तो किताब यहां क्या हो गया? कर्म हो गया। भाई राजन कर्म कर रहा है, लेकिन किसके द्वारा ये कर्म पूरा हो रहा है? किताब के द्वारा। ठीक है, तो किताब यहां पे होगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के लिए सही कर्मधारय समास के विग्रह का विकल्प हो। उस प्रश्न क्या है आपका? लौह पुरुष का सही समास विग्रह बताना है। सही समास विग्रह बताना है, ये ध्यान रखिएगा। सही समास विग्रह बताना है कि क्या होगा इसका समास विग्रह क्या होगा? पुरुष के समान लोहा, पुरुष के समान लोहा, लौह पुरुष, लोहा और पुरुष, लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। ध्यान दीजिए, लौह पुरुष का मतलब क्या होगा? लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष। अगर यहां पे सिर्फ अगर ये भी ऑप्शन होता कि लोहे के समान कठोर पुरुष, कठोर पुरुष, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन पुरुष के समान लोहा, भाई पुरुष के समान लोहा नहीं होगा। लोहा और पुरुष में द्वंद्व हो गया, कर्मधारय नहीं है। आपका उत्तर क्या है? तीसरा उत्तर आपका सही है। तीसरा उत्तर आपका क्या है? सही। चलिए, अच्छा, तुम्हें पाकर किताब आनंद आ रहा है। सॉरी, यहां अच्छा नहीं है, आहा, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा यह बताना है। पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादिबोधक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कह रहा आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इसमें विराम चिन्ह, सही विराम चिन्ह को बताना है। तो बताइए दोस्तों, सही विराम चिन्ह क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही विराम चिन्ह जो होगा, आहा दिया है, आहा, ओ, अरे, तो यहीं पे आपका विराम चिन्ह लग जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह, यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज का 22 प्रश्न है। इसी तरह हम प्रश्नों की कड़ियों को लेकर आते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। जय हिंद।